नमस्कार साथियों, आज का हमारा विषय बिंदु है क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक के मध्य संबंध। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है समझिएगा। क्रांतिक कोण होता है जब प्रकाशिक किरण या हम कह सकते हैं जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है उस अपवर्तित किरण का अपवर्तन कोण जब समकोण प्राप्त होता है तो सघन माध्यम के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। कैसे समझिएगा, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, यह हमारा एक तल है, अभिलंब हो गया, यह हमारा माध्यम हो गया सघन माध्यम, सघन माध्यम हो गया, और ये हमारा माध्यम हो गया विरल माध्यम। क्रांतिक कोण क्या है? जब आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण है और अपवर्तन क्रिया के बाद अविलंब से दूर हट जाती है। यह हमने अपवर्तन क्रिया में पढ़ा है। तो क्रांतिक कोण के लिए क्या होगा? जब आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण और अविलंब के मध्य बनने वाला कोण, या हम कह सकते हैं अपवर्तन कोण का मान विरल माध्यम में समकोण हो जाए। कितना हो जाए? समकोण, यानी कि वो सीधे नीचे न जाकर इस तल के समांतर हो जाती है, यानी ये वाला हमारा कितना बन गया? 90 डिग्री। ये कितना हो गया जाके? 90 डिग्री। तो जो आपतन कोण आई है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जब अपवर्तन क्रिया में अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है या अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण उसके क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मान या एक ऐसा कोणीय मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। कहने का अर्थ एक ऐसा कोणीय मान किसके लिए? सघन माध्यम में। एक ऐसा कोणीय मान जिसके लिए अपवर्तन कोण समकोण, किसके लिए? विरल माध्यम में। अपवर्तन कोण समकोण हो तो सघन माध्यम में आपतन कोण I, आपतन कोण I क्रांतिक कोण C के बराबर होगा। ये क्या कहलाता है? हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। कब? जब कोणीय मान अपवर्तन कोण में समकोण प्राप्त हो। कहने का अर्थ है कि जो अपवर्तित किरण है वो हमारे पृष्ठ के समांतर हो जाती है। तो जब पृष्ठ के बिल्कुल समांतर हो जाती है तब सघन माध्यम में जो आपतन कोण होती है उसका मान हमारा क्रांतिक कोण C के बराबर हो जाता है, या आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण C कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य संबंध। तो अपवर्तनांक क्रांतिक कोण के मध्य संबंध क्या होगा? देखिएगा, स्नेल का नियम देखिए।
स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? एन के बराबर। कब? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो। कब? सघन से विरल में। तो यहां से कह सकते हैं कि I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? C के। कोण I इक्वल टू कोण C के हो जाता है। कोण R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के। तो I की जगह कितना रख देंगे हम? C। तो साइन C अपॉन साइन 90 इक्वल टू N। और हमें पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो N इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन C। अब अगर हम विरल से सघन की बात करें तो विरल से सघन देखिएगा। विरल से सघन के लिए अब देखिए माध्यम बदल गया। पहले सघन से विरल में था तो N इक्वल टू साइन C, लेकिन अब माध्यम बदल गया। क्या हो गया? विरल से सघन हो गया। जब विरल से सघन हो गया तो हमारा क्या होगा? N इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन C। N इक्वल टू 1 अपॉन साइन C। तो यही संबंध हमारा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मध्य संबंध है। हमारा अगला विषय बिंदु है जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाशिक क्षेत्र। कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश स्रोत जल में स्थित होता है तो जब उसकी प्रकाशिक किरणें जल की सतह पर गिरती हैं तो उसका क्षेत्र किस प्रकार से प्रतीत होता है। तो उसके लिए देखिएगा हम एक चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक जल स्रोत है। ये एक जल स्रोत है। मान लीजिए इस स्थान पर एक प्रकाशिक स्रोत रखा हुआ है। प्रकाशिक स्रोत में हमने बल्ब मान लिया। तो बल्ब से प्रकाश सतह की जल की सतह पर आपतित होता है इस प्रकार से। तो आप देखते हैं कि एक शंक्वाकार की आकृति प्राप्त होती है। कैसी आकृति बनती है? शंकु की आकृति बनती है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि जब प्रकाश स्रोत जल में स्थित होता है तो उस प्रकाश स्रोत द्वारा जो प्रकाशिक क्षेत्र होता है वो एक शंक्वाकार आकृति का होता है। और उसके साथ साथ उसकी एक और कंडीशन होती है, जो शीर्ष कोण होता है वो हमारे अर्ध शीर्ष क्रांतिक कोण C के बराबर होता है। अगर हम इस पर एक लंब डाल दें तो आप देखते हैं कि क्रांतिक कोण अर्ध शीर्ष ये हो गया C, और क्रांतिक कोण के लिए अर्ध शीर्ष हमारा ये वाला हो गया। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि जब प्रकाश स्रोत स्मॉल h गहराई पर स्थित होता है, हमने गहराई कितनी मान ली? स्मॉल h मान ली। जब स्मॉल h गहराई पर स्थित होता है तो प्रकाशिक क्षेत्र हमारा एक शंक्वाकार आकृति में प्राप्त होता है, जिसका अर्ध शीर्ष हमारा क्रांतिक कोण के बराबर होता है। और जब आपतित किरण हमारे क्रांतिक कोण के बराबर होती है तो आपतित किरण अपवर्तन क्रिया में माध्यम के दूसरी तरफ ना जाकर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला माध्यम हमारा एयर है और ये हमारा जल है। अर्थात कहने का अर्थ हमारा यह है कि यदि क्रांतिक कोण से आपतित होने वाली प्रकाशिक किरण जब जल के अंतरापृष्ठ पर टकराती है, जल और वायु का अंतरापृष्ठ कौन सा है? ये वाला। जल और वायु के अंतरापृष्ठ पर टकराती है तो एयर में न जाकर वह अंतरापृष्ठ के समांतर हो जाती है, समांतर का पैरेलल हो जाती है, इस प्रकार से चली जाती है। यानी इधर ना जाकर क्या होता है कि अंतरापृष्ठ के बिल्कुल समांतर चली जाती है। कहने का अर्थ है कि जब समांतर होगी, जब हमारी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो।
यदि हमारा आपतन कोण क्रांतिक कोण है तो अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा प्राप्त होता है कितना, 90 डिग्री हो जाता है। ये हमारी त्रिज्या स्मॉल r है, बिंदु O है, ये बिंदु हमारा B है, ये हमारा बिंदु B डैश है, ये बिंदु हमारा A है। अब देखिएगा हमें क्या पता है, H पता है, R पता है ना। ये हमारा एक त्रिभुज बनता है AOB, या हम कह सकते हैं कि इस चित्र द्वारा हम इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं कि जब प्रकाशिक स्रोत हमारा जल के अंदर होता है तो जो शंक्वाकार क्षेत्र प्राप्त होता है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए, उस क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। और त्रिज्या हमारी कितनी है, स्मॉल r है। तो हम किसको देखेंगे, स्मॉल r को देखेंगे, और यहाँ हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हम स्मॉल r का मान ज्ञात करेंगे। तो स्मॉल r के मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा हम समकोण त्रिभुज लेते हैं AOB। तो समकोण त्रिभुज AOB से, अब त्रिभुज कितना है AOB, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से त्रिभुज प्राप्त होता है। ये हमारा हो गया O 90 डिग्री, ये हमारा हो गया C बिंदु A, और ये हो गया हमारा B। अब देखिएगा यहाँ से कि हमें क्या ज्ञात करना है, ये तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और तिरछी ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सरल तरीका है। ये स्मॉल r है, ये स्मॉल h है, तो ये हमारा कितना हो गया, √r² प्लस h² हो गया। किस नियम से, पाइथागोरस का नियम लगा दिया हमने। तो पाइथागोरस का नियम हमने जब लगाया तो हमें क्या मिल गया, a और b मिल गया जाके। अब देखिए कोण a हमारा कितना है, क्रांतिक कोण c के बराबर है, और हमें चाहिए क्या, एक तो हमें OB चाहिए, दूसरा हमें AB चाहिए, यानी लंब और कर्ण के लिए। जब लंब और कर्ण दो भुजाएं हो तो हमारा क्या होता है, साइन। तो हम कह सकते हैं कि साइन C बराबर हमारा हो जाएगा OB अपॉन AB। OB कितना है हमारा, स्मॉल r है, AB कितना निकल आया, √r² प्लस h² आ गया। यदि हम जल के अपवर्तनांक को स्मॉल n मान लें, जल का अपवर्तनांक कितना मान लिया हमने, स्मॉल n। यदि जल का अपवर्तनांक स्मॉल n हो तो n बराबर कितना होता है, 1/sin c। अभी हमने पिछले विषय पे पढ़ा था, या हम कह सकते हैं कि साइन c बराबर 1/n, साइन c बराबर 1/n। तो 1/n बराबर हमारे पास आ गया r/√r² प्लस h²। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस प्रकार से स्क्वायर लग जाता है। तो 1/n² बराबर हो गया r² प्लस h², रूट हट जाएगा स्क्वायर से, n² को दूसरी तरफ ले जाओ, r² प्लस h² बराबर हो गया n² और r² को इस तरफ ले आओ, तो h² बराबर हो गया n² r² माइनस r² को कॉमन ले लीजिए, तो h² बराबर हो गया r² n² माइनस 1। तो यहाँ से r² बराबर हो गया जाके h² अपॉन n² माइनस 1। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r बराबर हो गया h अपॉन n² माइनस 1 का होल रूट। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, इस शंक्वाकार पृष्ठ की हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली कि r = h/√n² माइनस n² होगी। तो जब हमें त्रिज्या ज्ञात हो गई तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का क्षेत्र क्या होता है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होता है। और पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²।
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो इस फार्मूला पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के माध्यम से हम किसी भी समकोणाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब प्रकाश स्रोत हमारी स्मॉल h गहराई पर स्थित हो। इसका एक और उदाहरण होता है, आपने देखा होगा प्रश्नों में आ जाता है कभी कभार एग्जाम में, कि जब मछली जल के अंदर होती है तो जब वो प्रेक्षित विश्व को देखती है तो उस समय उसकी आंख पर किस प्रकार की आकृति निर्मित होती है और उसकी आंख पर कौन सी आकृति बनती है। तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि जब मछली जल के अंदर होती है उस समय जब वो पूरे विश्व को देखती है या प्रेक्षित विश्व को देखती है या जल के बाहर की स्थिति को देखती है तो उसे एक आकृति शंकु के आकार की प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से हमने प्रकाशिक स्रोत के आधार पर प्रकाश क्षेत्र की व्याख्या की या प्रकाश क्षेत्र को ज्ञात किया कि किस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप आर्या फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने सुझावात्मक विचार दीजिए।